Hello everyone, welcome to my channel. So here we are continuing the testing of hypothesis and to be precise, small sample tests we are continuing. And इसके पहले we have already covered the large sample tests from the testing of hypothesis part. And large sample test से जितने भी different types of large sample हो सकता है, large sample tests हो सकता है. That is for single mean, difference of mean, single proportion, difference of total 6 to 7 types and we have already covered that. Not only that, उसके बाद small sample test से भी जो first type है that is for single mean, वो भी हम लोगों ने कर लिया in the last 2 lectures. अगर अभी तक नहीं देखा है तो definitely पहले वो देख लेना, मतलब जो sequence में जो order में lectures are there उसी order में देखना, क्योंकि important है ये वाला part, sample test वाला part. तो इसीलिए and after that here we are going to cover the next category of small sample test, that is difference of mean. अच्छा, सिंगल मीन स्मॉल सैंपल टेस्ट में सिंगल मीन के लिए भी हम लोगों ने दो टेस्ट यूज किया था, दो डिफरेंट लेक्चर है उसके ऊपर. एक था जेड टेस्ट, दूसरा था टी टेस्ट. और जेड टेस्ट हम यूज करते हैं कब और टी टेस्ट कब यूज करते हैं? बेसिकली जेड टेस्ट वी यूज व्हेन द पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन इज मेंशन्ड इन द क्वेश्चन एंड टी टेस्ट हम यूज करते हैं जब पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन इज नॉट मेंशन्ड इन द क्वेश्चन. एंड इसमें भी इन दिस पर्टिकुलर लेक्चर इसमें भी हमें इन दोनों टाइप का ध्यान रखना होगा फॉर डिफरेंस ऑफ मीन्स. दैट इज कि क्वेश्चन में पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन मेंशन है कि नहीं. अगर पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन क्वेश्चन में मेंशन रहेगा देन वी हैव टू यूज दिस फॉर्मूला ऑफ टेस्ट स्टैटिस्टिक दैट यू कैन सी इन द येलो बॉक्स स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है. और अगर यहाँ पे नहीं मेंशन रहता क्या, दैट इज पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन अगर क्वेश्चन में नहीं मेंशन रहेगा, in place of that we have sample standard deviation, then we have to use this formula that is written here, that is the test statistic of for t मतलब t का जो टेस्ट स्टैटिस्टिक है t टेस्ट का, that we have to use in that case कब, when the sigma that is population standard deviation is not given in the question, is not given, तब हमें t टेस्ट लगाना है. और जो टेस्ट स्टैटिस्टिक यूज होगा वो है ये वाला फॉर्मूला. और जब ये मेंशन्ड है क्वेश्चन में क्या, that is population standard deviation जब क्वेश्चन में गिवन है, then we have to use the test statistic of z test. बस इतना पहले तो ये क्लैरिफाई कर लेना है. बाकी हम ये क्वेश्चन को हम लोग ऑब्वियसली सॉल्व करेंगे इन दैट मैनर, मतलब वही सेम 5 स्टेप्स में. पहले हम लोग पहले डेटा कलेक्ट कर लेंगे, वट एवर इज गिवन इन द क्वेश्चन उसको हम लोग एक जगह कर लेंगे उस विथ नोटेशंस. देन उसके बाद हम लोग हाइपोथेसिस डिसाइड करेंगे कौन सा नल होगा कौन सा अल्टरनेटिव होगा, बाय रीडिंग द क्वेश्चन, बाय सीइंग द क्वेश्चन, मेन क्वेश्चन वाला पार्ट. देन उसके बाद हम टेस्ट स्टैटिस्टिक कैलकुलेट करेंगे. देन उसके बाद हम उसको कंपेयर करेंगे विद द क्रिटिकल वैल्यू एंड इन द 5th स्टेप विल गिव आवर फाइनल वर्डिक्ट कि H0 विल बी एक्सेप्टेड और H0 विल बी रिजेक्टेड. दैट्स इट. जिस तरीके से जैसे ही हम लोग बाकी लेक्चर्स ऑलरेडी बाकी टाइप्स हम लोग करते आ रहे हैं इन दोस 5 मैजिकल स्टेप्स, बिल्कुल उसी तरीके से विल आल्सो कवर दिस पर्टिकुलर पोर्शन आल्सो. ठीक है. अच्छा, नाउ फर्स्ट लेट अस स्टडी द क्वेश्चन. पहले पढ़ लेते हैं क्वेश्चन को एंड जो भी इंफॉर्मेशन गिवन है उसको एक साथ कर लेते हैं. देखो देखो एक चीज़ तो बहुत ही क्लियर है कि हमें टेस्ट स्टैटिस्टिक्स का फॉर्मूला डेफिनेटली याद रखना पड़ेगा फॉर ऑल दिस डिफरेंट कैटेगरीज. फॉर लार्ज सैंपल टेस्ट, फॉर स्मॉल सैंपल टेस्ट वी हैव टू रिमेंबर बिकॉज जब तक ये टेस्ट स्टैटिस्टिक्स का फॉर्मूला याद नहीं होगा तब तक तुम लोग आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे कि मेरा क्वेश्चन में सब कुछ डेटा है कि नहीं. जैसे ही अब ये क्या है, ये डिफरेंस ऑफ मीन है, ये तो क्वेश्चन पढ़ते ही पता चल जाएगा. सिंगल मीन लास्ट कैटेगरी था क्योंकि उसमें क्वेश्चन में एक ही पॉपुलेशन के बारे में डेटा गिवन था. एक सिंगल सुपरमार्केट हो गया या फिर एक सिंगल सिटी हो गया, एक सिंगल स्टेट हो गया, एक अबाउट वन सिंगल पॉपुलेशन द डेटा इज गिवन. तो डेफिनेटली दैट इज अ क्वेश्चन ऑफ सिंगल समथिंग. अब वो मीन होगा या स्टैंडर्ड डेविएशन होगा, पॉपुलेशन होगा, वो तो आगे क्वेश्चन पढ़ के पता चलेगा. और बिल्कुल इसी तरीके से मैंने डिटेल में डिस्कस किया इन द प्रीवियस वीडियोस. लार्ज सैंपल टेस्ट वाला अगर नहीं देखा है तो जरूर देख लो, इंपॉर्टेंट पार्ट है ऑफ द स्टैटिस्टिक्स. ठीक है. अच्छा, फिर उसके बाद हमें ये अब जैसे कि इस क्वेश्चन को जब मैं पढ़ना स्टार्ट कर रहा हूँ, क्या बोल रहा है कि देयर आर 2 नॉर्मल पॉपुलेशंस. ठीक है. तो क्लियरली यहाँ से मुझे पता चल रहा है कि 2 पॉपुलेशन मेंशन है क्वेश्चन में, तो डेफिनेटली ये तो डिफरेंस ही होगा. दोनों पॉपुलेशन के बीच में हमें डिफरेंस ऑफ समथिंग निकालना होगा. अब मीन है या स्टैंडर्ड डेविएशन है या क्या है वो तो आगे पढ़ के पता चलेगा. अच्छा, तो पॉपुलेशन 1 के बारे में क्या डेटा गिवन है एंड पॉपुलेशन 2 के बारे में क्या गिवन है, दैट इज 8 and 6 आर द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द 2 पॉपुलेशन. तो इसका मतलब जो भी डेटा गिवन है मैं यहाँ पे लिखते चल रहा हूँ. सिग्मा 1 डिनोट्स द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द फर्स्ट पॉपुलेशन एंड दैट इज 8 गिवन इन द क्वेश्चन. सिग्मा 2 इज द, ये मेरा स्टेप 1 हो गया, फर्स्ट स्टेप नंबर 1.
एंड सिग्मा 2 दैट इज स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द सेकंड पॉपुलेशन दैट इज 6 गिवन इन द क्वेश्चन। फर्स्ट स्टेप में हम लोग डेटा कलेक्ट करते हुए चलते हैं, और क्योंकि इस क्वेश्चन में पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन है तो मुझे डेफिनेट यहाँ पे डेफिनेट मुझे हो जाना है कि आई हैव टू यूज द जेड टेस्ट हियर, मुझे जेड टेस्ट लगाना है, ये वाला टेस्ट स्टैटिस्टिक्स यूज होगा। चलो आगे बढ़ते हैं, और क्या गिवन है, फिर उसके बाद नेक्स्ट लाइन में क्या गिवन है, 2 independent samples of size 10 and 12 are drawn from the two population। मतलब ये एक पॉपुलेशन है और ये एक पॉपुलेशन है, इस पॉपुलेशन से एक छोटा सा सैंपल उठा गया है जिसका n1 दैट इज साइज ऑफ दिस सैंपल से इट इज 10 गिवन इन द क्वेश्चन, एंड दूसरे पॉपुलेशन से एक दूसरा सैंपल उठाया गया, सपोज द साइज इज n2 एंड दैट इज गिवन इन द क्वेश्चन एज 12। तो इसका मतलब और डेटा मुझे मिल गया, दैट इज n1 इक्वल्स टू 10 साइज ऑफ द फर्स्ट सैंपल ड्रॉन फ्रॉम द फर्स्ट पॉपुलेशन, n2 इज द साइज ऑफ द सेकंड sample drawn from the second population that is 12। उसके साथ और क्या गिवन है, विथ सैंपल मीन 20 एंड 27। इसका मतलब ये दोनों सैंपल का सैंपल मीन भी क्वेश्चन में गिवन है, और हमें पता है सैंपल मीन हम लोग डिनोट करते हैं x1 बार से, मतलब x बार से। अब x1 बार डिनोट करेगा द सैंपल मीन ऑफ द फर्स्ट सैंपल दैट इज x1 बार गिवन इन द क्वेश्चन एज 20, एंड उसके साथ साथ x2 बार दैट इज ऑल्सो गिवन इन द क्वेश्चन एज 27। सो x2 बार इज गिवन एज 27। डन है यहाँ तक बिल्कुल। तो अभी तक जो भी डेटा गिवन है मैं वो सिर्फ लिखते चल रहा हूँ, एक जगह पे मैं लिखते हुए चल रहा हूँ ताकि मुझे टेस्ट स्टैटिस्टिक्स में ये सब पुट करने में आसानी हो, और कुछ नहीं। और बिल्कुल इसी तरीके से स्टेप वाइज मैंने सभी टाइप्स का क्वेश्चन को सॉल्व करके देखा इन द प्रीवियस लेक्चर्स, बार बार बता रहा हूँ इसलिए जरूर देखना। नेक्स्ट चलते हैं, टेस्ट एट अ 1% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। मतलब यहाँ पे लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस मेंशन्ड है क्वेश्चन में, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस शॉर्ट में लिख रहा हूँ, दैट इज गिवन एज 1% मेंशन्ड इन द क्वेश्चन। अच्छा, हमें दो चीजें यहाँ से, दो डिफरेंट टेस्ट लगाना है, दो डिफरेंट मतलब टेस्ट तो सेम ही होगा, मतलब दो डिफरेंट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है। फर्स्ट क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि whether the two population mean are equal or not. This is the first question that they are asking, and the second question they are asking whether the population 1 mean is less than the population 2 mean or not। अच्छा, और ये भी मैंने तुम लोगों को बता दिया, इसी क्वेश्चन से पता चलेगा ये जो क्वेश्चन गिवन है क्या ये एक 1 टेल्ड टेस्ट है या फिर एक 2 टेल्ड टेस्ट है। और वो कैसे पता चलेगा, यहाँ पे 1 and 2 मतलब दो क्वेश्चन गिवन है, एक होगा 1 टेल्ड दूसरा होगा 2 टेल्ड। और वो कैसे पता करना है, देखो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे जो पूछा गया है, मैं थोड़ा सा इसको मार्क करते हुए चल रहा हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे जो पूछा गया है कि वेदर द टू पॉपुलेशन मीन आर इक्वल और नॉट, वेदर द टू पॉपुलेशन मीन आर इक्वल और नॉट, ये पूछा गया है। सर इसका क्या आंसर हो सकता है, इसका आंसर हो सकता है कि मतलब अगर यहाँ पे दो पॉपुलेशन मीन को मैं मार्क कर लूँ, एक पॉपुलेशन मीन को मैं नाम देता हूँ μ1 से, मतलब फर्स्ट पॉपुलेशन का जो मीन है वो मान लो μ1, दूसरे पॉपुलेशन का जो मीन है वो है μ2। अब ये जो क्वेश्चन है कि द टू पॉपुलेशन मीन आर इक्वल और नॉट, इसका क्वेश्चन का दो आंसर हो सकता है कि येस दे आर इक्वल एंड नॉट दे आर नॉट इक्वल, नो दे आर नॉट इक्वल। और मैंने ये क्या बताया, इसका मतलब सिंबॉलिकली हम लोग क्या लिखेंगे कि एक आंसर होगा कि μ1 इक्वल्स टू μ2 दैट इज द पॉपुलेशन मीन्स आर इक्वल, और दूसरा आंसर ये होगा कि μ1 नॉट इक्वल्स टू μ2 दैट इज द पॉपुलेशन मीन्स आर नॉट इक्वल। और मैंने ये बहुत बार ऑल द लेक्चर्स में मैंने ये बताया कि नॉट इक्वल्स टू वाला, ग्रेटर देन लेस देन वाला जो आंसर्स होता है वो हमेशा जाता है ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में, दैट इज डिनोटेड बाय H1, एंड उस ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस मतलब वो नॉट इक्वल्स टू या फिर ग्रेटर देन लेस देन वाले का जो इक्वल्स टू वाला वर्जन बनता है दैट गोज टू नल हाइपोथेसिस दैट इज डिनोटेड बाय H0 दैट इज μ1 इक्वल्स टू μ2। तो हम लोगों का स्टेप 2 हमें यहाँ पे यही करना है, दैट इज स्टेप 2 हम लोगों का यही होगा कि टू राइट द हाइपोथेसिस। तो मेरा नल हाइपोथेसिस क्या होगा, नल हाइपोथेसिस होगा, इसका जो स्टेटमेंट होगा दैट विल बी कि द पॉपुलेशन, द टू पॉपुलेशन मीन whatever the two population mean, the two population means are equal। ठीक है, ये हो गया मेरा नल हाइपोथेसिस, क्योंकि इसका सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन बनेगा μ1 इक्वल्स टू μ2, और मैंने हमेशा बताया कि इक्वल्स टू वाला जो वर्जन रहता है वो नल हाइपोथेसिस में रहता है। एंड इसका जो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस बनेगा, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या बनेगा कि नो द टू पॉपुलेशन मीन्स आर नॉट इक्वल, मीन्स आर नॉट इक्वल, और ये बनेगा मेरा H1 दैट इज μ1 नॉट इक्वल्स टू μ2। दैट्स इट, ये मेरा स्टेप 2 कंप्लीट हो गया टू राइट द हाइपोथेसिस। अगर यहाँ तक समझ में आ रहा है एक लाइक जरूर करते चलना, ठीक है, ओके।
अच्छा, मैं एक ही साथ में मैं दूसरा जो क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था उसका भी आंसर मैं यहीं पे बता देता हूँ, हालांकि मैं उसको अलग से सॉल्व करके मैं दिखाऊंगा। तो देखो यहाँ पे जो दूसरा क्वेश्चन पूछा गया था, इफ यू सी इट, दे आर आस्किंग कि वेदर द, ये क्वेश्चन नंबर 2 को देखना, ठीक है, इसको देखना क्वेश्चन नंबर 2 को, वेदर द पॉपुलेशन 1 मीन इज लेस देन द पॉपुलेशन 2 मीन। और मैंने ये बहुत बार बताया है तुम लोगों को इन द प्रीवियस लेक्चर्स कि जब भी कंपैरिजन दिखे इन द पैरामीटर, क्वेश्चन में अगर कंपैरिजन पूछा जाए कि ये इससे ज्यादा है, कि दिस इज द हाइट ऑफ दिस, इज द हाइट ऑफ दिस पर्सन इज ग्रेटर देन, द रिजल्ट ऑफ दिस इज बेटर देन, दिस इज लेस देन, ग्रेटर देन, हायर देन, तो जब भी कंपैरिजन हो तो डेफिनेटली वो एक वन टेल टेस्ट बनेगा। एंड नॉट ओनली दैट, अच्छा बाय द वे दिस इज अ टू टेल्ड टेस्ट, टू टेल्ड टेस्ट, और इसके बारे में मैंने डिटेल में बताया है ऑलरेडी इन द प्रीवियस लेक्चर्स, लार्ज सैंपल वाला जो जितने भी लेक्चर्स हैं मैंने उसमें डिटेल में ये सब बताया है। तो इसीलिए बता रहा हूँ कि ये जो मतलब क्रोनोलॉजी है ना, इसको फॉलो करते हुए चलना, वरना समझने में प्रॉब्लम होगा, ठीक है। अच्छा, और इसके साथ मैं, अच्छा तो मैं जो बता रहा था कि वेदर, इसका मतलब अब इसका आंसर सोचो क्या होगा, वेदर द पॉपुलेशन 1 मीन इज लेस देन द पॉपुलेशन 2 मीन और नॉट। इसका आंसर क्या होगा कि आइदर यस द पॉपुलेशन 1 मीन इज लेस देन द पॉपुलेशन 2 मीन, और नो इट इज नॉट लेस देन द पॉपुलेशन 2 मीन। अच्छा अब समझना, अब देखो तो इसका जो आंसर हो रहा है कि द पॉपुलेशन 1 मीन इज लेस देन पॉपुलेशन 2, इसका सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन, सिंबॉलिकल नोटेशन क्या बनेगा, मैं दूसरे इंक से लिखता हूं सो दैट यू कैन आइडेंटिफाई। रेड से करते हैं इसको, क्वेश्चन नंबर 2 को मैं रेड से कर रहा हूं। पॉपुलेशन 1 मीन इज डिनोटेड बाई μ1, इट इज लेस देन पॉपुलेशन 2 मीन, मतलब दिस, अभी मैंने क्या बताया था, जो भी लेस देन, ग्रेटर देन, नॉट इक्वल्स टू वाला स्टेटमेंट बन रहा है वो हमेशा अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में जाएगा, और इसका जो इक्वल्स टू वाला वर्जन बनेगा और वो क्या है, दैट इज μ1 इक्वल्स टू μ2, वो मेरा जाएगा नल हाइपोथेसिस में। बिल्कुल इसी तरीके से करना, तो कभी गलती नहीं होगा, एक पैटर्न को फॉलो करते हुए चलना। फिर से बता रहा हूं, क्वेश्चन क्या पूछा गया था, पॉपुलेशन 1 मीन इज लेस देन द पॉपुलेशन 2 मीन, तो अगर मैं इसको यस बोलूं तो पॉपुलेशन दैट इज μ1 इज लेस देन μ2, ये बनेगा मेरा अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। और इसका इक्वल्स टू वाला वर्जन, मतलब बीच में जहां पे लेस देन साइन है वहां पे अगर मैं इक्वल्स टू से उसको रिप्लेस कर दूं तो जो स्टेटमेंट बनेगा, तो जो हाइपोथेसिस बनेगा, दैट विल बी माय नल हाइपोथेसिस डिनोटेड बाय H0। तो ये सेकंड क्वेश्चन के लिए, अभी मैं इसको यहाँ पे नहीं लिख रहा हूँ, जब हम लोग सेकंड क्वेश्चन बनाएंगे तब मैं वहां पे ये लिख दूंगा, मैंने हाइपोथेसिस ऑलरेडी यहाँ पे लिख दिया। अच्छा मैं एक काम करता हूँ, मैं 2 के लिए ये स्टेप 2, क्योंकि बाकी सब तो डेटा सेम ही है, तो ये स्टेप 2 में, ये है स्टेप 1 फॉर 1 क्वेश्चन नंबर 1, और ये है फॉर क्वेश्चन नंबर 2, मैं एक साथ में ही करते हुए चल रहा हूँ, बिकॉज बाकी का कैलकुलेशन, टेस्ट स्टैटिस्टिक्स का वैल्यू वगैरह सभी सेम रहेगा, सिर्फ चेंज होगा क्रिटिकल वैल्यू में, वो मैं आगे बता रहा हूँ, ठीक है। तो अच्छा यहाँ पे मैं लिख देता हूँ नल हाइपोथेसिस, पहले ऑल्टरनेटिव लिख देता हूँ सो दैट यू विल बी एबल टू कनेक्ट इजिली। तो ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या होगा कि द, ना क्या था, द पॉपुलेशन मीन, द पॉपुलेशन 1 मीन, द पॉपुलेशन 1 मीन इज क्या था, लेस देन, इज लेस देन पॉपुलेशन, मैं हट जाता हूं, बाय बाय, गुड नाइट। अच्छा, बाय इज लेस देन पॉपुलेशन 2 मीन। अच्छा तुम लोग ज़रा एक चीज़ कमेंट करना, जो भी बच्चे ये देख रहे होंगे, कि एक एग्ज़ाम के पहले क्या एक लाइव सेशन चाहिए जिसमें थोड़ा सा हम लोग बात कर सके अबाउट द लास्ट मिनट प्रिपरेशन एंड ऑल, थोड़ा सा बूस्ट अप करने के लिए ज़रूर बताना इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। ओके, द पॉपुलेशन 1 मीन इज लेस देन द पॉपुलेशन 2 मीन, और इसका सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन क्या बनेगा कि H1 सच दैट μ1 इज लेस देन μ2, ये हो गया। अब इसका जो इक्वल्स टू वाला वर्जन, दैट इज माय नल हाइपोथेसिस बनेगा, दैट इज द अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, द पॉपुलेशन 1 मीन इज नॉट लेस देन, नहीं लिखेंगे, इज इक्वल टू पॉपुलेशन 2 मीन, और इसका जो सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन बनेगा दैट इज μ1 इक्वल्स टू μ2। और मैंने ये बताया जब भी लेस देन या ग्रेटर देन साइन दिखे इन द ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, सो दैट विल बिकम अ वन टेल्ड टेस्ट, ठीक है। चलो यहां तक क्लियर है आई गेस, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं।
अब नेक्स्ट स्टेप जो है, ये नेक्स्ट स्टेप दोनों के लिए सेम ही रहेगा, मतलब चाहे वो एक 2 टेल्ड टेस्ट हो या फिर एक 1 टेल्ड टेस्ट हो, दोनों के लिए नेक्स्ट स्टेप नंबर 3 जो है वो सेम ही रहेगा। इसीलिए मैं यहाँ पे स्टेप नंबर 3 लिख देता हूँ। एंड स्टेप नंबर 3 में हम लोग क्या करते हैं, वी फाइंड द वैल्यू ऑफ द टेस्ट स्टैटिस्टिक। हम टेस्ट स्टैटिस्टिक का वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, जिसका फॉर्मूला ऑलरेडी दिख रहा होगा ऑन द राइट साइड कॉर्नर जो लिखा हुआ है येलो में, दैट इज द टेस्ट स्टैटिस्टिक। सो हम यहाँ पे लिखेंगे कि देयरफॉर the test statistic is equals to z cal से मैं इसको डिनोट करता हूं, ठीक है, z cal मतलब कैलकुलेटेड, कैल मतलब कैलकुलेटेड, ये ऑप्शनल है, ये नोटेशन आई यूज दिस, नाउ इट इज कंप्लीटली अप टू यू। अच्छा, अब ये ऑलरेडी देखो यहाँ पे इस फॉर्मूला में मैं यहाँ पे इसीलिए इसको रखा था क्योंकि देखो यहाँ पे ये जो z का जो फॉर्मूला है, यहाँ पे देखना, जब जिसको मैं मार्क कर रहा हूँ अभी, यहाँ पे देखना, यहाँ पे जो भी है ये ऑलरेडी, ये सभी वैल्यूज मैं ऑलरेडी लिख चुका हूँ। यहाँ पे देखो x1 बार मेरे पास वैल्यू अवेलेबल है, x2 बार का वैल्यू अवेलेबल है, सिग्मा 1 का वैल्यू अवेलेबल है, सिग्मा 2 का वैल्यू अवेलेबल है, इन 1 इन 2, तो सभी का वैल्यू अवेलेबल है। तो वी हैव टू जस्ट पुट ऑल द वैल्यूज देयर, हमें इन सब वैल्यूज को वहां पे सिर्फ पुट कर देना है। एंड इफ वी डू दैट वी विल गेट द z कैलकुलेटेड समथिंग लाइक दिस, दैट इज 20 minus 27 divided by square root of 8 square by 20 plus 6 square by 12। एंड इसको अगर हम लोग सिंप्लीफाई करें, आई होप यू विल गेट द वैल्यू एज -7 by 3.07, and again if you simplify this you will get -2.28, -2.28 will be the value। ठीक है, ये किसका वैल्यू आ रहा है, ऑफ z कैलकुलेटेड। देखो यहाँ पे प्रोसीड्योर बिल्कुल, मेथड बिल्कुल यही रहेगा। द थिंग दैट विल चेंज ऑब्वियसली द वैल्यूज दैट इज गिवन इन द क्वेश्चन, बिल्कुल, अदरवाइज टेस्ट स्टैटिस्टिक का फॉर्मूला, कैलकुलेशन टेक्निक, स्टेप्स एग्जैक्टली सेम रहेगा। ठीक है, ओके। नाउ अब इसके आगे देखते हैं, दैट इज टेस्ट स्टैटिस्टिक हो गया। अब नेक्स्ट हमें ये करना है, अब यहाँ पे फिर से दोनों के लिए अलग अलग होगा, दैट इज स्टेप 4 मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। स्टेप 4 में हमें क्या करना है, दिस इज द स्टेप जहाँ पे हमें क्रिटिकल वैल्यू को डिफाइन करना है, क्रिटिकल वैल्यू को डिफाइन करना है। ठीक है, अब समझना है, यहाँ पे ऑलरेडी मैं ये बताते आ रहा हूँ इन द ऑल द लाइक प्रीवियस टेस्ट्स ऑफ लार्ज सैंपल्स एंड ऑल एवरीथिंग, उसमें मैं बताते आ ही रहा हूँ। ये पॉइंट क्या है, देखो ये जो क्रिटिकल वैल्यू है, देखो समझना, इस क्रिटिकल वैल्यू को क्वेश्चन में डिफरेंट तरीके से गिवन रह सकता है। फर्स्ट दे कैन गिव यू द डायरेक्टली, दे कैन गिव यू द क्रिटिकल वैल्यू इन द क्वेश्चन ऐसे z क्रिटिकल करके, द क्रिटिकल वैल्यू इज दिस, ये गिवन हो सकता है। दूसरा क्या हो सकता है, इंटीग्रेशन के फॉर्म में गिवन हो सकता है फॉर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ऑब्वियसली, एंड दैट टाइप ऑल्सो आई हैव डिस्कस्ड इन द प्रीवियस लेक्चर्स ऑफ द लार्ज सैंपल टेस्ट। स्मॉल सैंपल टेस्ट में दिखाया होगा, मुझे एक्जैक्टली याद नहीं क्योंकि लास्ट ईयर बनाया था, तो एक बार जरूर देख लेना। वहां पे अगर सभी क्वेश्चंस देखोगे तो हर एक अलग अलग क्वेश्चन में अलग अलग टाइप से मैंने चीजों को दिखाया है, जैसा क्वेश्चन है वैसा मैंने उसको सॉल्व किया। अच्छा, और क्या हो सकता है, प्रोबेबिलिटी के फॉर्मेट में गिवन रह सकता है, अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट समझ के उसको हमें क्रिटिकल वैल्यू जैसा ट्रीट करना है। दैट टाइप आल्सो आई हैव ऑलरेडी डिस्प्लेड इन वन ऑफ दोज सैंपल टेस्ट। एक मतलब सभी कैटेगरी, सभी टाइप्स मैंने अलग अलग क्वेश्चंस में मैंने वहां पे दिखा दिया है। अच्छा, अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कभी कभी ये भी बोल के छोड़ देता है, जैसे कि इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है, आई होप यू कैन सी इट हियर। देखो ये लास्ट वाला जो लाइन लिखा है कि टेक द हेल्प ऑफ द स्टैटिस्टिकल टेबल। अब यहाँ पे 2-3 बातें हैं, देखो मैं समझना, इसको बहुत प्रैक्टिकली समझना। कभी कभी क्या होता है कि स्टैटिस्टिकल टेबल अगर मांगा जाए तो प्रोवाइड कर देता है कॉलेज, जहाँ पे क्रिटिकल वैल्यूज का एक टेबल प्रोवाइडेड रहता है। ठीक है, और अगर क्वेश्चन में वैल्यू गिवन है तो वेल एंड गुड, हम वहां से पिक कर लेते हैं। अदरवाइज 2-3 इंपॉर्टेंट, 4 या 5 इंपॉर्टेंट वैल्यूज हमें याद रखना पड़ता है फॉर क्रिटिकल वैल्यूज पर्पस, 4 या 5 इंपॉर्टेंट। ठीक है, और उसको भी मैंने टेबल बना के ऑलरेडी बता दिया इन द लार्ज सैंपल टेस्ट वाला लेक्चर्स, मुझे भी पक्का याद है, मैंने ये करा दिया है, इसीलिए बता रहा हूँ। पहले मतलब जिस ऑर्डर में है ये सैंपल टेस्ट, उस ऑर्डर में देखोगे तो कुछ मिस नहीं होगा, ये मेरा पॉइंट है। ठीक है, अच्छा, तो अब यहाँ पे करना क्या है, यहाँ पे हमें लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस क्वेश्चन में मेंशन है, दैट इज 1%। अब देखो मैं क्या कुछ कर रहा हूँ, इसको थोड़ा सा समझो। तो फर्स्ट केस के लिए मैं ये करूंगा, फिर उसके बाद मतलब क्वेश्चन नंबर 1 के लिए पहले मैं ये कर रहा हूँ, फिर उसके बाद मैं क्वेश्चन नंबर 2 के लिए करूंगा। अब क्वेश्चन नंबर 1 जो था, इफ यू रिमेंबर, क्वेश्चन नंबर 1 जो था,
ये रहा क्वेश्चन नंबर 1 का जो ऑल्टरनेटिव टेस्ट, ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस था, दैट वाज अ टू टेल टेस्ट। टू टेल टेस्ट में क्या होता है, टू टेल टेस्ट में ये होता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का डायग्राम, ये लगभग सभी बच्चों को पता है। तो यहाँ पे लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस इज गिवन एज 1%। टू टेल टेस्ट मतलब ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का ये जो एक्सटेंडेड पोर्शन रहता है, जो टेल जैसा दिखता है, इसको एक्चुअल में टेल ही बोला जाता है। तो टू टेल टेस्ट के लिए क्या होता है कि ये जो लेवल ऑफ मतलब देखो, ये जो बीच का पोर्शन होता है इसको हम लोग बोलते हैं लेवल ऑफ रीजियन ऑफ एक्सेप्टेंस, रीजियन ऑफ एक्सेप्टेंस। ऑलरेडी ये सब कुछ मैं बता चुका हूं, मैं फिर से बता रहा हूं। और ये जो बाहर का ये जो पोर्शन रहता है, जिसको मैं डॉट से डिनोट कर रहा हूं, दिस पोर्शन एंड दिस पोर्शन, इस पोर्शन को हम लोग बोलते हैं रीजियन ऑफ रिजेक्शन और रिजेक्शन रीजियन, व्हाटएवर, रीजियन ऑफ रिजेक्शन। ठीक है। अच्छा, अब अगर जो टेस्ट है वो अगर एक टू टेल्ड टेस्ट है, तो ये दोनों साइड पे ये रीजन ऑफ रिजेक्शन हमें दिखेगा। कब? ये है, दिस इज डायग्राम फॉर टू टेल टेस्ट। और अगर टेस्ट एक वन टेल टेस्ट है, जैसा कि सेकंड जो पार्ट था इस क्वेश्चन का, जो सेकंड पार्ट था जो कि एक वन टेल टेस्ट था, ये क्या होगा, दिस फॉर दिस ओनली वन पोर्शन विल बी मार्क्ड। मतलब ये जो दो टेल है, दोनों टेल में से कोई एक टेल जो है वो होगा मेरा रीजियन ऑफ रिजेक्शन, दोनों टेल नहीं होगा। दिस इज फॉर वन टेल टेस्ट, दिस इज फॉर वन टेल टेस्ट। टू टेल टेस्ट मतलब दोनों ही टेल इन्वॉल्व रहेगा फॉर द रीजियन ऑफ रिजेक्शन, एंड फॉर वन टेल टेस्ट कोई दोनों में से कोई एक टेल इन्वॉल्व रहेगा फॉर द रीजियन ऑफ रिजेक्शन। अब इसमें हमें लेफ्ट वाला टेल पिक करना है, क्यों? क्योंकि μ1 इज लेस देन μ2 है, और वी कैन राइट लाइक दिस कि μ1 माइनस μ2 इज लेस देन 0 है, मतलब नेगेटिव वाला पोर्शन हमें यहाँ पे पिक करना है। इसीलिए मैंने लेफ्ट वाला पोर्शन को यहाँ पे डायग्राम में दिखाया है। दिस इज फॉर क्वेश्चन नंबर 1 एंड दिस इज फॉर क्वेश्चन नंबर 2। और इसको अगर और भी समझना है, और भी प्यार से समझना है, तो डेफिनेटली लार्ज सैंपल वाला डिफरेंट क्वेश्चंस देखना, वहां पे वन टेल टेस्ट, टू टेल टेस्ट, दोनों टाइप ऑफ क्वेश्चन मैंने उसमें सॉल्व करके दिखाया हुआ है। ठीक है, ओके। अब इसको आगे बढ़ाते हैं। देखो, तो ये लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस जो 1% है, ये एक्चुअल में जो अब तुम्हें जो एक्चुअल में इससे जो डेटा हमें मिलता है, मैं उसको अभी यहाँ पे ब्रेक करके दिखा रहा हूँ। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस 1% मतलब 1% मतलब 1/100, दैट कैन बी रिटन एज 0.01। ठीक है। अब समझना, दिस इज द वैल्यू ऑफ अल्फा। ठीक है, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस जो इसको जनरली हम लोग अल्फा से डिनोट करते हैं, एंड दैट इज 0.01, एंड दिस इज गिवन इन द क्वेश्चन। अभी तक इसमें मैंने ये जो अल्फा का वैल्यू, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस का वैल्यू जो 0.01 मिल रहा है, इसको फर्क नहीं पड़ता है अभी तक कि वो टेस्ट एक सिंगल टेस्ट, वन टेल्ड या टू टेल्ड है, डजंट मैटर। अब इसके आगे जो भी चेंजेस है वो मैं कराऊंगा। देखो कैसे समझना, अब यहाँ पे अगर ये जो टेस्ट है, अगर एक टू टेल्ड टेस्ट है, समझना, अगर टेस्ट जो है वो एक टू टेल्ड टेस्ट है, तो ये अल्फा को हमें ब्रेक करना होगा इन द टू पोर्शन, एंड दैट इज व्हाई आई हैव टू डू अल्फा बाय 2, दैट इज 0.01/2, दैट इज 0.005 विल बी द वैल्यू। और ये किसका वैल्यू है? दिस 0.005 इज बेसिकली द एरिया ऑफ दिस पोर्शन 0.005 एंड द एरिया ऑफ दिस पोर्शन दैट इज 0.005। इसका मतलब ये है कि ये अल्फा का वैल्यू एक्चुअली तुम्हें प्रोवाइड करता है द एरिया ऑफ रीजियन ऑफ रिजेक्शन, एरिया ऑफ रीजियन ऑफ रिजेक्शन तुम्हें प्रोवाइड करता है। अगर टू टेल टेस्ट होगा तो ये एरिया दो पोर्शन में डिवाइड हो जाएगा, दिख रहा है डायग्राम के ऊपर। अब मैं आ जाता हूं सामने, है ना। अगर ये एक टू टेल टेस्ट है तो ये एरिया ऑफ रिजेक्शन दैट इज अल्फा, ये दो सेगमेंट में डिवाइड हो जाएगा। ये जो अल्फा का वैल्यू हमें मिला है 0.01, ये दो पोर्शन में डिवाइड हो जाएगा, है ना। ये रहा एक पोर्शन और ये रहा दूसरा पोर्शन, ये दोनों पोर्शन में हमें ब्रेक कर देना है। और इसीलिए मैंने यहाँ पे अल्फा बाय 2 किया है, यहाँ पे मैंने अल्फा बाय 2 किया है, एंड 0.005 हमें मिला है। इस पोर्शन का 0.005, उस पोर्शन का 0.005। और अगर ये एक वन टेल्ड टेस्ट है,
और अगर ये एक वन टेल टेस्ट है, अगर एक वन टेल टेस्ट है तो हमें अल्फा को बिल्कुल ब्रेक नहीं करना है, अल्फा एज इट इज 0.01 अल्फा ही रहेगा। तो फिर इन दैट केस ये पूरा ये जो लेफ्ट हैंड साइड वाला पोर्शन है इसका पूरा एरिया हो जाएगा 0.01, दैट इज द एरिया ऑफ द रीजन ऑफ रिजेक्शन, दैट्स इट। एंड इन दैट केस ये मेरा पूरा ये रीजन होगा रीजन ऑफ एक्सेप्टेंस, रीजन ऑफ एक्सेप्टेंस, ठीक है। रीजन ऑफ रिजेक्शन या फिर रीजन ऑफ एक्सेप्टेंस ये किसका है, H0 के रेस्पेक्ट में, विथ ऑफ H0, ऑफ H0 मतलब ऑफ द नल हाइपोथेसिस, ऑफ द H0, द नल हाइपोथेसिस, ऑफ H0, द नल हाइपोथेसिस, क्योंकि नल हाइपोथेसिस को ही हम लोग स्टैंडर्ड या फिर फ्रेम ऑफ रेफरेंस मान के चलते हैं कि वेदर इट इज एक्सेप्टेड और इट इज रिजेक्टेड। ये सब कुछ ऑलरेडी डिस्कस्ड है इन द प्रीवियस लेक्चर्स ऑफ लार्ज सैंपल टेस्ट। मैं फिर से एक और बार ये बता दे रहा हूँ यहाँ पे। ओके चलो, तो ये मैंने बता दिया कि कहाँ पे क्या होगा, क्या कुछ होगा, ये सब मैंने बता दिया। अब इसके आगे मैं बढ़ता हूं, दैट इज अब समझना। अब इसका मतलब 0.005 के लिए मुझे क्रिटिकल वैल्यू डिफाइन करना है, z क्रिटिकल मुझे जानना है ये कितना होगा, या फिर अल्फा दैट इज 0.01 के लिए मुझे z क्रिटिकल जानना होगा ये क्या है। ये z क्रिटिकल कौन सा वैल्यू डिनोट करता है, फिर से मैं आ जाता हूं इस डायग्राम के ऊपर। दीज वैल्यूज एक्चुअली द वैल्यू ऑफ z क्रिटिकल, दिस इज द प्लस z क्रिटिकल, मतलब z क्रिटिकल का वैल्यू सेम ही आएगा। ये मान लो z क्रिटिकल वैल्यू है 2.58, तो ये प्लस 2.58 है और ये माइनस 2.58 है, बिल्कुल सिमेट्रिकल होगा। और अगर एक सिंगल वैल्यू है z क्रिटिकल का, तो इन दिस केस दिस इज द वैल्यू ऑफ z क्रिटिकल, दैट इज द वैल्यू ऑफ द क्रिटिकल वैल्यू, थ्रेशोल्ड वैल्यू ऑफ द क्रिटिकल वैल्यू, और क्रिटिकल रीजन, थ्रेशोल्ड वैल्यू ऑफ द क्रिटिकल रीजन दैट इज कॉल्ड एज क्रिटिकल वैल्यू, ठीक है। ये यहां तक ये बिल्कुल सिनेरियो है। अब मेरे क्वेश्चन में क्रिटिकल वैल्यू मेंशन नहीं है, मेरे क्वेश्चन में यहाँ पे सिर्फ 1% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस बोल के इन लोगों ने छोड़ दिया है। क्रिटिकल वैल्यू मुझे पता करना है, और इसीलिए मैंने बताया कि कुछ क्रिटिकल वैल्यूज मतलब 1% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस एंड 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस के लिए, वन टेल्ड एंड टू टेल्ड टेस्ट के लिए ये क्रिटिकल वैल्यूज कुछ याद रख दो, और कुछ नहीं चाहिए। सिर्फ जेड टेस्ट के लिए, जेड टेस्ट के लिए 4-5 क्रिटिकल वैल्यूज याद रख लो। क्या है उसमें 1.96, 1. क्या था 54, 2.53 एंड एक था कुछ 2.7 कुछ समथिंग था, दैट आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन द प्रीवियस लेक्चर्स, ऑलरेडी मेरा ये बताया हुआ है, ठीक है। अच्छा, फिर भी अब मैं यहाँ पे आ रहा हूँ कि कैसे टेबल से क्रिटिकल वैल्यू पिक करना है। अच्छा, ये स्टेप 4 में, क्योंकि यहाँ पे 2 क्वेश्चन पूछा गया था, एक वन टेल टेस्ट था, एक टू टेल टेस्ट था, मैं इसीलिए इस क्वेश्चन को साथ में सॉल्व करते हुए चल रहा हूँ ताकि तुम लोगों को दोनों ही क्लियर हो जाए। अच्छा, अब देखो, पहले मैं क्वेश्चन नंबर 1 के लिए जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 मतलब जहाँ पे हम लोग का ऑल्टरनेटिव टेस्ट एक टू टेल टेस्ट था, जहाँ पे नॉट इक्वल्स टू था। तो नॉट इक्वल्स टू के लिए, टू टेल टेस्ट के लिए यहाँ पे 0.005 था, किसका वैल्यू, अल्फा बाई 2, मतलब द वैल्यू ऑफ दैट एरिया ऑफ रीजन ऑफ रिजेक्शन ऑफ H0 था। अब देखो यहाँ से वैल्यू कैसे पिक करना है, समझना। यहाँ पे देखो कैसे कर रहा हूँ, पहले इस टेबल को देखना है। ये टेबल क्या है, दिस इज द टेबल फॉर Z टेस्ट, या फिर और दिस इज द टेबल फॉर स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का टेबल है ये, ठीक है। जब भी Z टेस्ट यूज कर रहे हो क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, तब इसी टेबल से हमें क्रिटिकल वैल्यू पिक करना होता है। अब मैं समझा रहा हूं कि कैसे करना होता है। देखो, पहले ये जो टेबल यहाँ पे इतना सारा वैल्यूज गिवन है, यहाँ से तुम्हें फाइंड करना है। मेरा टारगेट क्या है, मेरा टारगेट है अल्फा बाई 2 फॉर द टू टेल टेस्ट, क्वेश्चन नंबर 1 के लिए, टू टेल टेस्ट के लिए अल्फा बाई 2 एंड जिसका वैल्यू है 0.005। तो मुझे यहाँ पे इस टेबल में जितने भी इतना सारा वैल्यूज दिख रहा है, यहाँ से मुझे 0.005 एग्जैक्ट 0.005 या फिर 0.005 का कोई नियरेस्ट वैल्यू मुझे फाइंड करना है। और अगर टेबल में देखोगे तो ये वाला जो यहाँ पे देखो मुझे दिख रहा है 0.0051, यहाँ पे दिख रहा है 0.0052, यहाँ पे दिख रहा है 0.0049। तो लगभग मेरा वैल्यू जो है इन दोनों के बीच में रहेगा, 0.0049 एंड 0.0051। तो तुम लोग इन दोनों में से किसी भी एक वैल्यू को पिक कर सकते हो, ठीक है। तो पहले मैंने क्या किया, मैंने इस टेबल में इस वैल्यू को मैंने ढूंढा। कौन सा वैल्यू, ये अल्फा बाई 2 का जो वैल्यू है वो। अगर एग्जैक्ट वैल्यू मिल रहा है वेल एंड गुड, अगर नहीं मिल रहा है तो उसका कोई बिल्कुल करीबी एक नियरेस्ट वैल्यू मुझे ढूंढना है।
अब कोई बच्चा यहाँ पे 0.0051 वाला पिक कर सकता है, कोई बच्चा यहाँ पे 0.0049 वाला पिक कर सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। अच्छा, तो अगर मान लो तुम लोगों ने इस टेबल से 0.0051 को पिक कर लिया, वेल एंड गुड, बहुत बढ़िया। अब तुम्हें क्या देखना है, अब तुम्हें ये देखना है कि ये कौन सा रो एंड कौन सा कलम के इंटरसेक्शन में ये बना हुआ है, कौन सा रो एंड कौन सा कलम के इंटरसेक्शन में ये बना हुआ है। तो मैं देख रहा हूं इसका रो में जो वैल्यू है दैट इज 2.5 और कलम में जो वैल्यू है दैट इज 0.07 दिख रहा है। अब तुम लोगों को क्या करना है, तुम्हें सिर्फ और सिर्फ इन दोनों वैल्यूज को ऐड कर देना है, that is 2.57 to get the critical value and this is your critical value, that's it, ठीक है। कोई बच्चा मान लो 0.0049 को पिक कर रहा है तो उसका क्रिटिकल वैल्यू क्या आएगा, थोड़ा सा चेंजेस आएगा, उससे मेरा फाइनल आंसर में कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो उसको क्या करना है, वो 2.5 पिक करेगा इधर से और उधर से 0.08 पिक करेगा, तो उसका जो वैल्यू आ जाएगा 2.58। दिस इज योर क्रिटिकल वैल्यू इफ यू पिक दिस वन। तो देखो इतना ज्यादा कुछ फर्क नहीं है दोनों में, एक है 2.57 दूसरा है 2.58, ठीक है। एंड मोस्टली 2.57 को ही यूज किया जाता है, सो आई एम प्रोसीडिंग विद दिस वैल्यू ओनली फॉर द फर्स्ट केस, ठीक है। तो इसका मतलब केस नंबर 4 में स्टेप नंबर 4 में जहां पे मुझे क्रिटिकल वैल्यू लिखना है, तो तुम लोग तो इतना सब कुछ अब यहाँ से एक्सट्रैक्ट लेके अपने तरीके से लिख सकते हो। मैंने पूरा कहानी तुम लोगों को समझा दिया यहाँ पे। अब नाउ दैट इज अप टू यू व्हाट यू हैव टू राइट डायरेक्टली और नॉट, व्हाटएवर। सो फॉर द फर्स्ट केस द क्रिटिकल वैल्यू दैट आई एम गेटिंग, केस नंबर 1 के लिए मतलब क्वेश्चन नंबर 1 के लिए द क्रिटिकल वैल्यू दैट आई एम गेटिंग दैट इज 2.57। ये तो हो गया। अब उसके बाद अच्छा एक काम करता हूँ, रुको वेट, मैं एक पेज ऐड कर लेता हूँ यहाँ पे। अच्छा, और इसके साथ मैं काम करता हूँ एक साथ जो दूसरा जो है दैट इज फॉर 2 टेल टेस्ट, जिसके लिए हम लोगों का ये रहा 1 टेल टेस्ट, जिसके लिए हम लोगों का क्रिटिकल अल्फा का वैल्यू था 0.01। इसके लिए भी क्रिटिकल वैल्यू यहाँ पे डिसाइड कर लेते हैं। दिस वैल्यू इज फॉर 1 फॉर क्वेश्चन नंबर 2 दैट इज फॉर z क्रिटिकल फॉर क्वेश्चन नंबर 2, जहाँ पे मेरा अल्फा है, अल्फा को हम लोगों ने तोड़ा नहीं है, उसको 0.01 ही रखा है। तो 0.01 हम तुम्हें यहाँ पे फाइंड करना है इस टेबल में, 0.01 या फिर उसका कुछ नियरेस्ट वैल्यू। तो देखो 0.01 कहाँ पे दिख रहा है, 0.01 समवेयर अराउंड यहाँ पे, हाँ यहाँ पे मिल जाएगा, ये रहा 0.0102 ये है, या फिर 0.0099 ये है। दोनों में से कोई भी एक पिक करो। अब उसका कॉरेस्पॉन्डिंग जो है उसका रो देख लो एंड उसका कॉरेस्पॉन्डिंग कलम देख लो, ठीक है। तो रो में है 2.3, ठीक है, तो 2.3 प्लस और कलम में है 0.03, तो ऐड करने से 2.33 इज द क्रिटिकल वैल्यू फॉर दिस केस, दैट इज फॉर 1 टेल टेस्ट फॉर 1% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, दैट इज 2.33, ठीक है। तो अब इन दोनों वैल्यूज को लेके मैं आगे बढ़ रहा हूं इन द लास्ट स्टेप। ये हो गया 1 टेल्ड टेस्ट के लिए, दैट इज फॉर क्वेश्चन नंबर 2। z क्रिटिकल मेरा आ चुका है, दैट इज 2.33। अब मैं स्टेप 5 दैट इज द कंक्लूडिंग स्टेप के ऊपर मैं जा रहा हूं। स्टेप 5 में हम लोग क्या करते हैं, स्टेप 5 में हम लोग कंपेयर करते हैं। वी डू द कंपेरिजन we do the comparison of the z calculated with z critical, z calculated के साथ z critical का वैल्यू जो है वो हम लोग कंपेयर करते हैं। इसको मैं दोनों तरीके से समझा देता हूँ, थ्रू डायग्राम एंड थ्रू फॉर्मूला और अलजेब्राइक वे से, ठीक है। अब देखो पहले एक चीज ध्यान रखना, एंड दैट इज मॉड्यूलस ऑफ, ये अलजेब्राइक वे से मैं बता रहा हूँ, दैट इज मॉड्यूलस ऑफ z कैलकुलेटेड इफ इट इज लेस देन z क्रिटिकल then this implies H0 is accepted, H0 is accepted and tick मतलब accepted, ठीक है। and if z modulus of z calculated is greater than z critical then this implies H0 is rejected, H0 is rejected। ये एक तरीका है जिससे हम लोग डायरेक्टली यहाँ से आंसर मिल सकता है। तो हम लोग देख लेते हैं, तो केस 1 एंड केस 2 के लिए क्या आ रहा है।
मैं इसको हटा देता हूँ, वैसे ही अभी कुछ काम का नहीं है ये डायग्राम ना, इसका काम तो हो चुका है, इसको मैं हटा देता हूँ फिलहाल। और ये भी नहीं चाहिए, ये तो ऑलरेडी डन है। चलो, तो इसका मतलब इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए क्या बन रहा है, दोनों के लिए कर लेते हैं, मतलब फाइनल आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में हम लोगों का z कैलकुलेटेड तो दोनों के लिए सेम है। वैसे कैलकुलेटेड वैल्यू क्या मिला था, मैं तो खुद ही भूल गया, कब से बकबक कर रहा हूँ। हाँ, ये रहा -2.28। ठीक है, -2.28। तो इसका मतलब मॉडुलस ऑफ -2.28 जो है, दिस इज दैट इज इक्वल्स टू 2.28। सो दिस इज लेस देन, क्वेश्चन 1 के लिए क्रिटिकल वैल्यू क्या है, 2.57। तो इसका मतलब H0 इज एक्सेप्टेड, H0 इज एक्सेप्टेड, H0 इज एक्सेप्टेड। तो हम लोग का फाइनल आंसर क्या बनेगा, अब देखो H0 क्या था फॉर क्वेश्चन नंबर 1, H0 क्या था, नल हाइपोथेसिस क्या था, दैट इज द टू पॉपुलेशन मीन्स आर इक्वल। तो हम लोग का आंसर हो जाएगा कि देयरफॉर द टू पॉपुलेशन मीन्स आर इक्वल। हो गया, डन। क्वेश्चन नंबर 2 के लिए सॉल्व करते हैं, जहां पे हम लोगों को ये z कैलकुलेटेड तो दोनों के लिए सेम है एंड 2.28, और ये भी लेस देन आ रहा है। हाँ, इसमें भी दैट इज इक्वल्स टू 2.28 एंड दैट इज ऑल्सो लेस देन द क्रिटिकल वैल्यू 2.33, दैट इज ऑल्सो लेस देन द क्रिटिकल वैल्यू दैट इज 2.33। सो इसमें भी H0 जो है वो एक्सेप्टेड ही होगा, इसमें भी हम लोग का आंसर होगा H0 इज एक्सेप्टेड, H0 is accepted and H1 is rejected, H1 is rejected। तो इसका मतलब H1 क्या था यहाँ पे H1 था कि द पॉपुलेशन 1 मीन इज लेस देन द पॉपुलेशन 2 मीन, ये रिजेक्ट हो चुका है। तो हम लोग का आंसर होगा कि देयरफॉर पॉपुलेशन 1 मीन इज नॉट लेस देन पॉपुलेशन 2 मीन, पॉपुलेशन 2 मीन, दैट्स इट। ये दोनों हो गया हम लोग का फाइनल आंसर। बिल्कुल इसी तरीके से कर सकते हो। अच्छा, मैंने बताया था वो डायग्राम में भी मैं कुछ बताऊंगा। पहले ये तो दोनों मेरा आंसर है, मैं एक बार आंसर देख लूँ। सो वी कंक्लूड दैट पॉपुलेशन 1 मीन इज नॉट लेस देन द पॉपुलेशन 2 मीन। बिल्कुल सही है, ओके। So that means rather than equal, तो इसको ऐसे भी कंक्लूड कर सकते हो कि rather that is H0 is accepted, तो H0 में तो दोनों इक्वल था, so rather they are equal, ये भी यहाँ पे इंक्लूड कर सकते हो, which is the statement of H0 null hypothesis। तो these are the final answer। ये बिल्कुल इसी तरीके से करना है, वैसे मैंने पूरा डिटेल में बता दिया स्टेप 1 से लेके स्टेप 5 तक। अच्छा, अब यहाँ पे मैंने बताया था मैं डायग्राम में भी तुम लोगों को समझाऊंगा, मैं वो भी समझा देता हूँ। देखो क्या हो रहा है यहाँ पे, मैं काम करता हूँ, यहाँ पे ड्रॉ कर लें, यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। देखो फर्स्ट केस में हम लोगों के पास था टू टेल्ड टेस्ट, है ना, ये हो गया कुछ इस तरीके से टू टेल्ड टेस्ट था। और मैंने बताया था टू टेल्ड टेस्ट में ये दोनों पोर्शन इंक्लूड होगा एज द रीजन ऑफ रिजेक्शन। अच्छा, तो टू टेल्ड टेस्ट में क्या होगा, ये क्या बताया था, क्रिटिकल वैल्यू तो सेम रहेगा, सिर्फ साइन का चेंज, एक में माइनस होगा एक साइड में प्लस होगा, ऑब्वियसली दिस इज अ नेगेटिव साइड तो इसमें माइनस होगा। तो यहाँ पे क्रिटिकल वैल्यू क्या था 2.57, तो दिस इज माई -2.57 एंड दिस इज माई +2.57। और हम लोगों का क्रिटिकल वैल्यू हम लोगों का कैलकुलेटेड वैल्यू क्या था 2.28। सो 2.28 लाई समवेयर अराउंड हियर 2.28। तो ये कौन से पोर्शन में लाई कर रहा है, दिस इज लाइंग इन द पोर्शन वेयर H0 इज एक्सेप्टेड, रीजन ऑफ एक्सेप्टेंस वेयर H0 इज एक्सेप्टेड। तो इससे भी हम लोग बोल सकते हैं कि H0 इज एक्सेप्टेड। ये हो गया फॉर द टू टेल टेस्ट। एंड फॉर द वन टेल टेस्ट दैट इज क्वेश्चन नंबर 2 के लिए, उसके लिए भी बता देता हूं, उसमें कौन सी बड़ी बात है। ये था हम लोग का डायग्राम, और मैंने क्या बताया था, क्योंकि ये मेरा नेगेटिव वाला साइड है तो ये वाला हमें पिक करना है, दैट इज -2.33, और हम लोग का वैल्यू मिला है यहाँ पे, दैट इज 2.28 वैल्यू हमें मिला था। सो 2.28 वैल्यू को अगर हम पिक करें, देखो इस डायग्राम में ना एक और मजेदार बात यह है कि ये मॉडुलस वैल्यू अगर नहीं भी ले रहा हो, मतलब बिल्कुल रॉ वैल्यू भी अगर लोगे, दैट इज जो कैलकुलेटेड वैल्यू मिला है विथ माइनस साइन
2.28, तो -2.28 भी जो है ना वो भी लाई करेगा इसी के अंदर ही, कोई दिक्कत नहीं, उसको लेके भी आगे बढ़ सकते हो। सेम गोज फॉर दिस ऑल्सो, -2.28 भी यहाँ पर ही लाई करेगा इन द रीजियन ऑफ एक्सेप्टेंस, इन द रीजियन ऑफ एक्सेप्टेंस। तो इसीलिए चाहे नेगेटिव लो चाहे पॉजिटिव लो, डजेंट मैटर, H0 विल बी एक्सेप्टेड, H0 विल बी एक्सेप्टेड, दैट्स इट। ये 0 है, दिस इज योर 0 एंड जस्ट यू हैव टू इमेजिन ऑन द नंबर लाइन, you will get your answer, that's it, ठीक है। तो this is how we have to solve it। मैंने सभी तरीके से वो बता दिया और कुछ बचा नहीं है, डायग्राम से बता दिया, फॉर्मूला से बता दिया, whatever ठीक लगे do it, whatever, और कुछ बताना नहीं है, ठीक है। अच्छा, लेकिन हाँ एक क्वेश्चन अभी बताऊंगा, ऐसा नहीं है यहाँ पे खत्म हो गया, नहीं। और वो क्यों बताना है मुझे, क्योंकि ऐसा भी क्वेश्चन हो सकता है, ये तो Z टेस्ट से हो गया। अच्छा बाय द वे, ये स्मॉल सैंपल क्यों था, ये तो मैंने बताया ही नहीं शुरू में। स्मॉल सैंपल इसीलिए था क्योंकि यहाँ पे दोनों जो सैंपल साइज या क्वेश्चन में जो मेंशन्ड है सैंपल साइज, एक है 10 एक है 12, दोनों ही लेस देन इक्वल्स टू 29 है। और ये 29 को हम लोग थ्रेशोल्ड मान के चलते हैं जनरली बाय द इंडियन स्टैटिस्टिशियंस, कि अगर सैंपल साइज 29 या फिर 29 से कम हो दैट इज अ स्मॉल सैंपल, सैंपल साइज अगर 30 या 30 से ज़्यादा हो दैट इज अ लार्ज सैंपल, एंड दैट इज वाई दिस इज अ स्मॉल सैंपल, क्योंकि इसमें दोनों ही सैंपल साइज जो है दैट इज 29 से कम है, ठीक है। अच्छा, अब ये यहाँ पे मैंने क्या बताया था, दो टेस्ट हमें लगाना है डिपेंडिंग अपॉन द क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन में क्योंकि पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन था, इसीलिए हम लोगों ने ये वाला फॉर्मूला यूज किया था एंड हम लोगों ने वहाँ पे Z टेस्ट लगाया था। अब इस क्वेश्चन में यहाँ पे अगर क्वेश्चन को हम पढ़ेंगे डेफिनेटली, तो वहाँ पे हमें पता चलेगा कि पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन नहीं है, तो यहाँ पे हमें सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन से सॉल्व करना है और यहाँ पे हमें T टेस्ट लगाना है। अच्छा, तो आ जाओ देखते हैं क्या है क्वेश्चन में। 2 टाइप्स ऑफ बैटरीज आर टेस्टेड फॉर देयर लेंथ ऑफ लाइफ डिस्ट्रीब्यूटेड नॉर्मली। बहुत बढ़िया। देखो टी डिस्ट्रीब्यूशन जो है ना वो एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ही है, नॉर्मल का एक स्पेशल टाइप है हम लोग बोल सकते हैं। स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जैसा है, टी भी नॉर्मल बेस्ड ही है। तो एंड द फॉलोइंग डेटा आर ऑब्टेन्ड। ओके, तो टाइप ए बैटरी का 2 टाइप्स ऑफ बैटरी है, एक है टाइप ए बैटरी, एक है टाइप बी बैटरी। नंबर ऑफ बैटरीज, देखो नंबर ऑफ बैटरीज 9, मतलब ये हो गया तुम्हारा N1 सैंपल साइज और कुछ नहीं। नंबर ऑफ बैटरी 8 टाइप बी के लिए, दिस इज योर N2 सैंपल साइज। तो दोनों ही 30 से कम है, 29 से कम है, तो डेफिनेटली स्मॉल सैंपल में जाएगा। और क्योंकि यहाँ पे 2 टाइप्स ऑफ बैटरी है तो शुरू में ही पता चल रहा है ये डिफरेंस ऑफ समथिंग बनेगा। अब डिफरेंस ऑफ क्या बनेगा वो तो क्वेश्चन में पता आगे बढ़ के पता चलेगा, क्योंकि 2 टाइप्स ऑफ टू डिफरेंट पॉपुलेशंस वी हैव हियर। अच्छा, मीन गिवन है, मीन लाइफ गिवन है एंड वेरिएंस गिवन है। ये मीन लाइफ जो है ना ये भी सैंपल का ही गिवन है, सैंपल मीन ही गिवन है। सो दिस इज x1 बार एंड दिस इज x2 बार। एंड सैंपल वेरिएंस गिवन है। सैंपल वेरिएंस, सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन को हम लोग कैपिटल S से डिनोट करते हैं। तो S1 इज द सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द फर्स्ट सैंपल। तो यहाँ पे क्योंकि वेरिएंस गिवन है तो इसका मतलब दिस इज योर S1 स्क्वायर सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द फर्स्ट सैंपल एंड दिस इज S2 स्क्वायर दैट इज सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द सेकेंड सैंपल। क्वेश्चन क्या पूछा गया है, इज देयर अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस इन द लाइफ टाइम्स ऑफ द 2 टाइप्स ऑफ बैटरीज। चलो धीरे क्वेश्चन को आगे सॉल्व करते हुए चलते हैं। पहले सभी जो डेटा गिवन है स्टेप नंबर 1 में डेटा कलेक्ट कर लेते हैं। तो क्या क्या चीज़ें गिवन है, N1 गिवन है 9, N2 गिवन है 8। दिस इज स्टेप नंबर 1, लिखना पड़ेगा स्टेप 1। अच्छा, N1 हो गया, N2 हो गया, फिर x1 बार गिवन है 600। अच्छा, x2 बार गिवन है दैट इज 640। अच्छा, S1 स्क्वायर गिवन है दैट इज 121 एंड S2 स्क्वायर गिवन है दैट इज 144। सॉरी, ठीक है। अच्छा, देखो ये जो क्वेश्चन था यहाँ पे पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन था 8 and 6। इसमें गिवन नहीं है पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन। तो अगर कोई बच्चा इसको ये Z टेस्ट वाला टेस्ट स्टैटिस्टिक्स लगाना चाहता है इसमें, तो ये x1 बार x2 बार तो मिल जाएगा, N1 N2 भी मिल जाएगा, लेकिन इनका क्या करें, सिग्मा 1 स्क्वायर एंड सिग्मा 2 स्क्वायर दैट इज पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन। इस क्वेश्चन में पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन तो है ही नहीं, तो डेफिनेटली यहाँ से पता चलेगा कि हमें Z टेस्ट यूज नहीं करना है, इसमें हमें T टेस्ट का टेस्ट स्टैटिस्टिक लगाना है दैट इज दैट ग्रीन वन। इसमें टी टेस्ट जाएगा, इसमें वी हैव टू यूज टी टेस्ट, टी का टेस्ट स्टैटिस्टिक। और अगर चाहो तो ये लाइन लिख भी सकते हो कि सिंस
the population standard deviations are not given in the question, are not given, so we have to use t-test. that is ये वाला टेस्ट स्टैटिस्टिक जो स्टेप 3 में जाएगा, ठीक है। अच्छा, और क्या गिवन है, वैल्यू ऑफ t for 15 degrees of freedom at 5% level of significance is 2.131। अच्छा, टी टेस्ट के लिए दो पैरामीटर यूज होता है, एक तो यहाँ पे मैं बता देता हूँ, ये गिवन डेटा स्टेप 1 में ही आएगा, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस क्वेश्चन में गिवन है, एंड दैट इज गिवन एज 5%। देखो, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस जनरली आइदर 1% होता है या फिर 5% होता है, और कुछ नहीं। अच्छा, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस गिवन है, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम गिवन है, ठीक है, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, DOF मैं लिख रहा हूं इन शॉर्ट, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम भी गिवन है, एंड दैट इज गिवन एज, कितना गिवन है, 15। अगर गिवन नहीं भी होता तो भी मैं बता देता कि इसको फाइंड कैसे करना है, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम को बता दूं, वो भी मैं बता देता हूं, अगर नहीं भी दिया होता तो भी मैं बता देता। अच्छा, ये हो गया, मैं बताता हूँ उसके पहले, और उसके साथ साथ क्रिटिकल वैल्यू भी, टी क्रिटिकल करके मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, टी क्रिटिकल वैल्यू भी क्वेश्चन में गिवन है 2.131, ठीक है। अच्छा, अब यही मैं बता रहा था, अगर क्वेश्चन में क्रिटिकल वैल्यू गिवन रहेगा तो हेडेक ही नहीं है, बिल्कुल डायरेक्टली यूज कर लो यहाँ से, और अगर गिवन नहीं है तो हमें आइदर याद रखना है, अगर वो टेबल प्रोवाइड नहीं कर रहा है तो, अगर टेबल प्रोवाइड कर रहा है तो उससे कैसे देखना है वो तो मैंने ऑलरेडी बता दिया, टी टेस्ट के लिए भी कैसे देखना है वो भी मैं बता देता हूँ, दिस इज जस्ट फॉर योर नॉलेज, ठीक है। अदरवाइज डू नॉट वरी, वैल्यू गिवन रहेगा क्वेश्चन में, किसी ना किसी फॉर्मेट में तो गिवन रहना ही पड़ेगा, इन फॉर्मेट ऑफ इंटीग्रेशन, इन फॉर्मेट ऑफ प्रोबेबिलिटी, ठीक है। अच्छा, अब क्या बता रहा था, हाँ, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। देखो, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम का फॉर्मूला क्या होता है पता है, जनरली डिग्रीज ऑफ फ्रीडम का फॉर्मूला होता है n-1, where n is the number of variables and degrees of freedom is basically number of free variables। अच्छा, n-1 होता अगर ये एक सिंगल पॉपुलेशन या फिर सिंगल सैंपल वाला क्वेश्चन होता, लेकिन यहाँ पे देयर आर 2 सैंपल्स, टाइप ए एंड टाइप बी, तो इसका मतलब एक के लिए होगा n1-1, दूसरे के लिए होगा n2-1, क्योंकि दो अलग अलग है ना, दोनों अलग अलग के लिए डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होगा। अब क्योंकि हमें इनको एक साथ करना है तो बीच में प्लस देके हम इसको जोड़ देंगे, तो इसका मतलब डिग्रीज ऑफ फ्रीडम का फॉर्मूला क्या बन रहा है, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम का फॉर 2 सैंपल्स फॉर्मूला बन रहा है n1 + n2-2। अब क्वेश्चन में n1 क्या है सर, n1 है 9, है ना, ये रहा सर। क्वेश्चन में n2 क्या है सर, 8। कहीं पे बहुत बढ़िया कुछ खाना बन रहा है जिसका खुशबू आ रहा है मुझे। सो 9 + 8 - 2 दैट इज 17 - 2 दैट इज 15। तो अब समझ में आया 15 कहाँ से आया इन लोगों का अचानक, दिस इज हाउ दे आर गेटिंग द 15, दैट इज द डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, ठीक है। सभी का तौर मिलेगा यहाँ पे, सिर्फ लाइक करना है और कुछ नहीं, और शेयर करना है, सब्सक्राइब तो करना ही है। अच्छा, तो फर्स्ट स्टेप हम लोगों का डन है, ये वाला पार्ट तुम लोगों के लिए नहीं है। अगर क्वेश्चन में डिग्रीज ऑफ फ्रीडम मेंशन नहीं है तो कैसे निकालना है उसके लिए ये मैंने बता दिया, ठीक है। चलो, ये मेरा फर्स्ट स्टेप हो गया। चलते हैं सेकंड स्टेप में, जहां पे मुझे क्या करना है, हाँ बिल्कुल, जहां पे हमें हाइपोथेसिस लिखना है। यहाँ पे एक ही क्वेश्चन है, लास्ट के जैसा 2 क्वेश्चन नहीं है, तो एक ही हाइपोथेसिस होगा, मतलब एक ही क्वेश्चन के लिए 2, एक नल और एक अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस हमें लिखना है। तो नल हाइपोथेसिस लिखना है और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस लिखना है। अब लिखना क्या है, पहले क्वेश्चन को एक बार और पढ़ लेते हैं। इज देयर अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस इन द लाइफ टाइम्स ऑफ द 2 टाइप्स ऑफ बैटरीज? क्या दोनों बैटरीज के जो टाइप ए और टाइप बी बैटरीज है, इन लोगों का ये जो मीन लाइफ है, क्या इन मीन लाइफ में अंतर बहुत सिग्निफिकेंट डिफरेंस है कि बहुत ज़्यादा डिफरेंस है क्या दोनों में? सर इसका आंसर क्या हो सकता है? इसका आंसर यही हो सकता है, देखो मैं फोर्सफुली किसी को ज़्यादा या फिर किसी को कम ये बताना मैं नहीं बताऊंगा ऐसा। अगर वो लोग पूछेगा क्वेश्चन में कि अगर यहाँ पे ऐसा क्वेश्चन होता कि चेक एट 1% या फिर 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस की दैट द मीन लाइफ ऑफ टाइप ए बैटरी इज ग्रेटर देन द मीन लाइफ ऑफ टाइप 2 बैटरी, तब मुझे अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस बनाना पड़ता H1 सच दैट कि μ1 इज ग्रेटर देन μ2 और समथिंग लाइक दैट। अगर ये पूछता क्वेश्चन में, एक कंपैरिजन रहता तो मैं ये करता,
लेकिन यहाँ पे बिल्कुल ऐसा नहीं है। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि क्या दोनों में एक सिग्निफिकेंट डिफरेंस है, तो इसका आंसर क्या होगा, आंसर के बारे में सोचना कि यस एक सिग्निफिकेंट डिफरेंस है या फिर नो देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस। तो अगर मेरा क्वेश्चन नो देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस है तो इसका मतलब μ1 इक्वल्स टू μ2 ये होगा, एंड देन इन दैट केस दैट विल बी माय H0। अच्छे से समझना, यहाँ पे देखो मैं फिर से बता रहा हूँ, ये मान लो मेरा दो पॉपुलेशन है दोनों, ये पूरा टाइप ए बैटरी का पूरा पॉपुलेशन है, मान लो 10,000 बैटरी बनाया जा रहा है, और ये टाइप बी बैटरी का पूरा पॉपुलेशन है 15,000 बैटरी बनाया जा रहा है, और ये μ1 है द पॉपुलेशन मीन ऑफ द और पॉपुलेशन मीन लाइफ ऑफ द टाइप ए बैटरी, और ये μ2 क्या है, ये पूरा जितना भी टाइप 2 बैटरी बन रहा है 15,000 उसका मीन लाइफ आवर्स है μ2। अब अगर मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या इन दोनों में सिग्निफिकेंट डिफरेंस है, μ1 एंड μ2 के वैल्यू में क्या बहुत ज्यादा डिफरेंस है, अगर तुम्हारा आंसर यस है कि यस इन दोनों में डिफरेंस है, बहुत ज्यादा डिफरेंस है, तो तुम लोग बोलोगे कि μ1 नॉट इक्वल्स टू μ2 क्योंकि इन दोनों में डिफरेंस है मतलब दोनों का वैल्यू सेम नहीं होगा, तो तब ये बन जाएगा H1 अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। और इसका जो इक्वल्स टू वाला वर्जन बनेगा दैट विल बी योर नल हाइपोथेसिस, दैट इज μ1 इक्वल्स टू μ2। और इस क्वेश्चन के लिए हमें वही करना है। तो मेरा नल हाइपोथेसिस का स्टेटमेंट बनेगा कि नो देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस इन द क्या था जो था लाइफ टाइम ऑफ द टू टाइप्स ऑफ बैटरीज, एंड उसका जो सिंबॉलिकल नोटेशन बनेगा वो ये रहा, दैट इज H0 सच दैट μ1 इक्वल्स टू μ2। हमेशा इक्वल्स टू वाला वर्जन रहेगा नल हाइपोथेसिस में, दिमाग में बिल्कुल सेट कर लो ये। एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस का स्टेटमेंट क्या बनेगा कि देयर इज सिग्निफिकेंट डिफरेंस इन द लाइफ टाइम ऑफ एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। एंड इसका जो स्टेटमेंट बनेगा सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन बनेगा दैट इज μ1 नॉट इक्वल्स टू μ2। तो इसका मतलब दिस इज अ टू टेल्ड टेस्ट नॉट अ वन टेल्ड टेस्ट। वन टेल्ड टेस्ट कब होता, अगर लेस देन या ग्रेटर देन बनता, तो टू टेल्ड टेस्ट है, सिंपल, क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो स्टेप 2 कंप्लीट हो गया, मेरा हाइपोथेसिस लिखना कंप्लीट हो गया। अच्छा स्टेप 3 में चलते हैं। अच्छा स्टेप 3 में क्या करना है सर, स्टेप 3 में हमें टेस्ट स्टैटिस्टिक निकालना है, और टेस्ट स्टैटिस्टिक निकालने के लिए जो जो वैल्यूज हमें चाहिए ऑलरेडी ये यहाँ पे मेरा लिखा हुआ है, देखो n1 है ना, n1 n2 ये तो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है, ये ब्रैकेट के अंदर जो है 15 इसका वैल्यू है, ये तो ऑलरेडी पता है, लिख सकते हो डायरेक्टली। n1 n2 पता है, x1 बार x2 बार पता है, s1 स्क्वायर s2 स्क्वायर पता है। तो सिंपली हमें यहाँ पे उन सभी वैल्यूज को पुट कर देना है, और जैसे ही हम इसको पुट करेंगे, लेट मी टेल यू व्हाट विल बी द थिंग्स, दिस विल बी समथिंग लाइक दिस। 600 आएगा, इधर पे आएगा 640 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 9 इंटू 121 प्लस 8 इंटू 144, एंड दिस विल बी इक्वल्स टू माइनस 6.73 will be the value of the t calculated, that is the critical test statistic का value, टेस्ट स्टैटिस्टिक का वैल्यू 6 माइनस 6.73 माइनस 6.73, बहुत बढ़िया, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप नंबर 4। स्टेप नंबर 4 में हमें क्या करना है, स्टेप नंबर 4 में हमें क्रिटिकल वैल्यू को आइडेंटिफाई करना है। हालांकि क्रिटिकल वैल्यू यहाँ पे बिल्कुल गिवन है, टी क्रिटिकल दैट इज गिवन 2.131, और अगर ये गिवन नहीं होता तो कैसे फाइंड करना है, चलो चलते हैं टी के टेबल में। देखो ये जो टेबल है दिस इज फॉर टी डिस्ट्रीब्यूशन, दिस टेबल इज डिफरेंट फ्रॉम द लास्ट टेबल। लास्ट टेबल जो था वो था जेड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, दैट इज फॉर स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, उसके लिए अलग टेबल है, टी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए अलग टेबल है। तो इस टेबल से कैसे वैल्यू पिक करें, इससे वैल्यू पिक करना थोड़ा सा आसान है। क्यों देखो हमें यहाँ पे लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस क्या गिवन था, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस हमारे यहाँ पे गिवन था सर 5%, दैट इज 5/100 दैट इज 0.05, दैट इज द वैल्यू ऑफ अल्फा, दैट इज द वैल्यू ऑफ वही सेम एरिया ऑफ द क्या था, एरिया ऑफ द रिजेक्शन रीजन ऑफ H0, ठीक है। और क्योंकि ये एक
टू टेल्ड टेस्ट है तो इसका मतलब इसको तो सर ब्रेक करना पड़ेगा, दोनों पोर्शन में ब्रेक होगा, अल्फा बाई टू अल्फा बाई टू, दिस इज योर अल्फा बाई टू एंड दिस इज योर अल्फा बाई टू। तो इसका मतलब अल्फा बाई टू अगर करें वही सेम 0.05 को अगर 2 से डिवाइड करें तो यहाँ पे हो जाएगा 0.00025, नहीं 0.0025 होगा या फिर 0.025 होगा। 5 से डिवाइड करने से क्या होता है, सॉरी 2 से डिवाइड करने से, अरे डिवीजन भूल गया मैं, ये तो बहुत अच्छी बात है। 0, एक सेकेंड, मैं मुंह दिखाने लायक नहीं रहा इसीलिए मैंने मुंह छुपा लिया अपना, क्योंकि ये 0.25 होगा, सॉरी एक 0 ज़्यादा दे दिया था, ठीक है चलो कोई बात नहीं। तो इसका मतलब इसका है 0.025 और इस पोर्शन का भी है 0.025, एरिया है, ठीक है। दिस डिनोट्स द एरिया ऑफ दिस एंटायर रीजन एंड दिस डिनोट्स द एरिया ऑफ दिस एंटायर रीजन। ये वैल्यू अब हम बताएंगे, वैसे ये वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है, दैट इज दिस इज -2.131 एंड दिस इज +2.131 और z कैलकुलेटेड ऑलरेडी मेरे पास है, दैट इज 6.73, -6.73 विल बी समवेयर अराउंड हियर, -6.73। तो ये ऑटोमेटिकली जो रीजन ऑफ रिजेक्शन वाला एरिया है वहीं पे जा रहा है। तो इसका मतलब यहाँ से मुझे डायरेक्टली पता चल रहा है कि 80 रिजेक्टेड हो जाएगा, क्योंकि ये वैल्यू जो है ये रिजेक्शन वाला एरिया में जा रहा है। इसको ऐसे भी कंक्लूड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, बाय ड्राइंग द डायग्राम, सॉरी बाय ड्राइंग द डायग्राम, अदरवाइज आगे मैं समझा रहा हूँ इस तरीके से भी कर सकते हो। अच्छा तो इसका मतलब फिलहाल मेरे पास क्या है, मेरे पास दो चीज, देखो टी का जो ये टेबल है इसमें से क्रिटिकल वैल्यू फाइंड करने के लिए दो चीज़ चाहिए। क्या दो चीज़ चाहिए, एक चाहिए अल्फा बाई 2 या फिर अल्फा वट एवर यू हैव, लाइक इफ इट इज़ अ 2 टेल टेस्ट देन अल्फा बाई 2, अगर ये एक 1 टेल टेस्ट होता तो सिर्फ अल्फा के साथ हमें जाना पड़ता। तो क्योंकि ये एक 2 टेल टेस्ट है तो हमें अल्फा बाई 2 के साथ जाना होगा, दैट इज 0.025, और इसके साथ मेरा डिग्रीज ऑफ फ्रीडम भी चाहिए होगा, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम भी चाहिए होगा, जो कि मेरा 15 आया था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग 15 आया था, क्वेश्चन सॉल्व ऑलरेडी कर ही लिया था हम लोगों ने। तो अब देखो कैसे देखना है, देखो यहाँ से तुम्हें देखना है डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, इस कलम से 15 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है ना, देखो यहाँ पे n लिखा हुआ है डिग्रीज ऑफ फ्रीडम के लिए, और ऊपर से तुम्हें पिक करना है अल्फा या फिर अल्फा बाई 2 का वैल्यू, तो दैट इज 0.025। तो 0.025 के लिए आना है और यहाँ से 15 के लिए जाना है। तो कहाँ पे तुम लोग मीट हो रहे हो, जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है दैट इज 2.131 और वही था क्वेश्चन में। सो टी क्रिटिकल इज 2.131, दैट्स इट। ऐसे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अगर ये मान लो एक 1 टेल टेस्ट होता तो अल्फा जो है उसको हमें ब्रेक नहीं करना होता, तो हम 0.05 के लिए जाते। तो देखो यहाँ से 0.05 के लिए जाते और मान लो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम वही सेम है 15 है, तो ये वाला जो वैल्यू है 1.7 समथिंग 75 करके कुछ है, ये हमें पिक करना पड़ता है इन दैट केस। दिस इज हाउ वी फाइंड द टेबल, फाइंड द क्रिटिकल वैल्यू फ्रॉम द डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, ठीक है। अच्छा तो अब चलते हैं यहाँ पे स्टेप 5 में इसको कंक्लूड करते हैं, स्टेप 5 में कंक्लूड करते हैं। स्टेप 5 में हम लोग क्या करते हैं, कंपैरिजन। तो मॉड्यूलस ऑफ टी कैलकुलेटेड दैट आई हैव एज मॉड्यूलस ऑफ -6.73 that is equals to 6.73 which is greater than t critical, which is greater than 2.131 that is your t critical। तो इसका मतलब मेरे पास आ रहा है कि द कैलकुलेटेड वैल्यू इज ग्रेटर देन द क्रिटिकल वैल्यू। तो इसका मतलब मेरा कंक्लूजन ये होगा कि therefore H0 is rejected, therefore H0 is rejected and H1 is accepted, H1 is accepted। तो मेरा H0 क्या था एंड H1 क्या था वो तो मैं भूल ही गया। तो H1 क्या था, H1 था कि there is a significant difference। तो हम लोग का फाइनल आंसर बनेगा कि therefore there is a significance difference in the average lifetimes of the batteries। इस तरीके से इसको हमें कंक्लूड करना है। भाई एक बार देख लेता हूँ, गलती हो जाएगा फिर तुम लोग मुझे पकड़ोगे। H0 इज रिजेक्टेड बताया ना मैंने, हाँ बिल्कुल सही बताया। देयर इज अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस इन द एवरेज, हाँ बिल्कुल सही है, करेक्ट है। तो ये इस तरीके से इसको कंक्लूड कर सकते हो, या फिर अगर डायग्राम से करना चाहते वो भी मैंने बता दिया। 6.73 जो लाई कर रहा है दैट इज लाइंग इन द क्रिटिकल रीजन,
मतलब क्रिटिकल रीजन मतलब वही द रीजन ऑफ रिजेक्शन, क्रिटिकल रीजन में लाई कर रहा है, सो देयरफॉर H0 इज रिजेक्टेड एंड H1 इज एक्सेप्टेड। ये जो रीजन है अगर इस रीजन में वैल्यू पड़ता है तो वैल्यू आता है तो ऑटोमेटिकली H0 जो है रिजेक्ट हो जाता है, H1 जो है वो एक्सेप्टेड हो जाता है, जो कि मैंने ऑलरेडी बता दिया। डन। तो दोनों टाइप मैंने बता दिया। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन मैं होमवर्क के लिए छोड़ूंगा, और वो क्यों, मैं इसका हिंट देके मैं छोड़ देता हूँ, 2 सेकंड लगेगा। ये होमवर्क करोगे और मुझे इसका आंसर बताओगे, जो भी आ रहा है आंसर। इसको मैं यहाँ पे इसीलिए डाला हूँ क्योंकि लास्ट जो हम लोगों ने क्वेश्चन किया था वहाँ पे सैंपल वेरिएंस एंड सैंपल वेरिएंस फॉर बोथ द सैंपल्स वो गिवन था इन द टेबल, इफ यू रिमेंबर, है ना। देखो ये टेबल में S1 स्क्वायर एंड S2 स्क्वायर जो है वो गिवन था, एंड x1 बार एंड x2 बार वो भी क्वेश्चन में जो है वो गिवन था, सैंपल मीन भी क्वेश्चन में गिवन था, x1 बार एंड x2 बार क्वेश्चन में गिवन था। अब ये जो क्वेश्चन है यहाँ पे दिक्कत यह है कि यहाँ पे ये चारों वैल्यूज क्वेश्चन में गिवन नहीं है, लेकिन वो डेटा गिवन है। मतलब 42, 39, 48, 60 एंड 41, दिस इज द डेटा फॉर द फर्स्ट सैंपल, दिस इज द डेटा फॉर द फर्स्ट सैंपल। 42, 39, 48, 60, 41, तुम लोगों को इस डेटा से एवरेज निकालना है, दैट इज x1 बार निकालना है, एंड S1 स्क्वायर निकालना है, दैट इज सैंपल वेरिएंस एंड सैंपल मीन निकालना है। सिमिलरली सेम काम तुम्हें करना है फॉर सैंपल 2 एज वेल, जिसका भी डेटा गिवन है फॉर्मेशन बी, दैट इज दिस वन, 38, 42, 56, 64, 68 एंड 69 एंड 62, है ना, 38, 42। तो इससे तुम्हें x2 बार निकालना है, दैट इज इसका एवरेज निकालना है, और इसका स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है, मतलब वेरिएंस निकालना है। अच्छा, यहाँ पे n1 क्या हो रहा है, हाउ मेनी सैंपल इज देयर फॉर द फर्स्ट सैंपल, मतलब साइज क्या है 1 2 3 4 5, तो n1 बनेगा 5, n2 क्या बनेगा, n2 क्या बनेगा 1 2 3 4 5 6 7, n2 बनेगा 7। तो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कितना हो जाएगा, देखो 5 + 7 - 2 दैट इज 10। तो क्रिटिकल वैल्यू वगैरह सब कुछ तो गिवन है। फिर इसको क्वेश्चन को पढ़ के देखो, मेडिसिन बी इंक्रीजेस द वेट देन दैट बाय ए, इसका मतलब इंक्रीज, मतलब यहाँ पे कंपैरिजन है, इसका मतलब ये एक वन टेल टेस्ट बनेगा। मैं हिंट देके छोड़ रहा हूँ, एक वन टेल टेस्ट बनेगा, ठीक है। डू यू एग्री दैट द क्लेम दैट अ मेडिसिन बी इंक्रीजेस द वेट सिग्निफिकेंटली दैट बाय ए, इसका मतलब बी का जो मतलब क्लेम कर रहा है, बी क्लेम कर रहा है कि उसका एवरेज मैंने उससे एवरेज वेट जो है वो ज़्यादा इंक्रीज होगा देन दैट ऑफ मेडिसिन बी। तो इसका मतलब ये कंपैरिजन है, क्लियर कट कंपैरिजन है, तो ये वन टेल टेस्ट बनेगा। सो H1 में रिफ्लेक्ट होगा, दैट इज μ1 इज लेस देन μ2, एंड इसका कॉरेस्पॉन्डिंग ऑलरेडी हाइपोथेसिस एटसेट्रा एटसेट्रा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है एज होमवर्क, बाकी बिल्कुल सेम रहेगा। इसमें ये काम एक्स्ट्रा था, इसीलिए मैंने इसको छोड़ दिया एज होमवर्क कि ये x1 बार एंड S1 स्क्वायर एंड x2 बार एंड S2 स्क्वायर ये क्वेश्चन में डायरेक्टली मेंशन नहीं है। हमें इसको पहले ये कैलकुलेट करना है, फिर बाकी का जो भी प्रोसीड्योर था वहां पे एज इट इज कॉपी पेस्ट करते हुए चलना है। दैट्स इट, ठीक। तो ये हो गया स्मॉल सैंपल टेस्ट से डिफरेंस ऑफ मीन। ऑल द टाइप्स, ऑल द कैटेगरीज, जितना भी हो सकता है मैंने इस एक लेक्चर में बना दिया। और मैं इसके बाद एक और सिर्फ एक और चीज मैं यहाँ से कराऊंगा, दैट इज फॉर द काई स्क्वायर टेस्ट फॉर गुडनेस ऑफ इट, ठीक है। दैट्स इट। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर अच्छा लगे, कंसेप्ट समझ में आए, हेल्प हो रहा है, ऐसा अगर लग रहा है तो डेफिनेटली एक लाइक जरूर कर देना, शेयर करना जितना ज़्यादा हो सके, एंड सब्सक्राइब कर लेना अगर अभी तक नहीं किया है तो। बाकी मिलते हैं इस वीडियो में। थैंक यू एवरीवन।